हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में आई मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मंजूमल बॉयज का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं चिदम्बरम। ये 2006 में हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, इंस्पायर्ड नहीं है, बेस्ड है। तो वही घटना इसमें दिखाई गई है। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, जिनके बारे में आपको आखिर में बताऊंगा। हिंदी में आप इसे देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 2006 में, जब वो घटना हुई थी। कोची के मंजूमल में रहने वाले दोस्तों का एक ग्रुप जब एक ट्रिप पर गया था, तो उनके साथ क्या हुआ था वो हम इसमें देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में काफी कुछ दिखाकर बिल्डअप बनाया गया है कि ग्रुप कैसा था, कौन क्या करता था, किसका नेचर कैसा था, वो सब। लेकिन हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। ओनम की छुट्टी में ये ग्रुप तमिलनाडु के कोडाईकनाल में जाता है घूमने फिरने। सुधी के पुराने दोस्त प्रसाद की कार को बुक किया, और क्योंकि वैन नहीं मिल पाई इसलिए पूरा ग्रुप भी नहीं जा पाया। ऊपर से एंड टाइम पर एक दोस्त ने मना कर दिया, तो उसकी जगह ये ले आए सुभाष को। ग्रुप का सबसे सीनियर और मैच्योर पर्सन सीजू खुद सुभाष के घर गया था उसे लेने। वैसे वो आ नहीं रहा था क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी माँ से बात करके सीजू खुद उसे ले आया था। अब ये 11 लोग मंजूमल से निकले। रात में सबने भगवान के दर्शन किए सिवाय सुभाष के, क्योंकि ये भगवान में नहीं मानता। फिर कोडाईकनाल पहुंच के खूब घूमे फिरे, फोटोज ली, दारू पी, ऐसी मौज मस्ती करके दिन निकाल दिया। फिर जब कोडाईकनाल से जाने का टाइम आया तो सुधी बोला कि एक जगह रह गई, गुना केव्स। कमल हसन की मूवी आई थी गुना, उसमें वो केव्स दिखाई गई थी, तभी से उनका नाम गुना केव्स पड़ गया। और इस मूवी के स्टार्ट में टीवी पर उसी फिल्म का गाना चल रहा था जिसमें वो केव्स भी दिखाई जा रही थी। और क्योंकि इतना दूर आए हैं तो गुना केव्स भी देख कर जाएंगे। गुना फिल्म के गाने सुनते हुए सभी निकल पड़े। गुना केव्स पहुंचकर प्रसाद तो कार में आराम करने चला गया, और ये सब अपनी मौज मस्ती में लग गए। उस जगह कई सारे बड़े बड़े गड्ढे थे जिन्हें सेफ्टी के लिए जाल लगाकर कवर कर रखा था, और ये उन पे भी कूद रहे थे। पर ये सिर्फ गुना केव्स के आसपास का एरिया है। असली गुना केव्स नीचे है, बड़े से गेट के उस पार, लेकिन वहां पर जाना मना है। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। और वो देखते हैं कि नीचे से लोग आ रहे थे, क्योंकि गेट को पार करना एकदम आसान है। और ये तो पहले से ही कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्हें देखकर ये भी नहीं रुके, सीधा गेट पार करके नीचे पहुंच गए। नीचे गए तब भी ठीक था, लेकिन फिर भी नहीं रुके, गुफा के अंदर जाना था। और नीचे उतरकर गुफा के अंदर भी पहुंच गए, जहां पर कई सारे गहरे गड्ढों को कवर किया हुआ था। और गुफा के अंदर भी वो और आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आगे भी एक बैरिकेड लगा हुआ था कि इससे आगे तो किसी हाल में नहीं जाना। पर उन्हें कोई परवाह थी नहीं, उसे भी टॉप कर वो आगे निकल आए। और ऐसी जगहों पर जो चीज एकदम आम देखने को मिलती है, वहां पर भी वही थी। चट्टानों पर सोनू लव स्वीटी वगैरह नाम ही नाम लिखे हुए थे। लेकिन एक नाम देखकर इन्हें गुस्सा आ गया, फोर्ट कोची बॉयज। उसे मिटाना चाहा, लेकिन मिटा नहीं। पास में ही पेंट पड़ा था, तो इन्होंने भी अपने ग्रुप का नाम लिख दिया, मंजूमल बॉयज। गुफा में गंदी सी स्मेल आ रही थी, जो कि आनी थी। बंदर की खोपड़ी पड़ी थी वहां पे। ज्यादा देर ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर ठंड भी काफी ज्यादा लग रही थी। फिर चट्टान पर अपने ग्रुप का नाम देखकर सुभाष काफी एक्साइटेड हो गया। वो साथ में 2006 लिखने जा रहा था, लेकिन अचानक पत्तों से ढके एक गड्ढे में गिर गया। और ये देखकर इन सब के दिल रुक गए। समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कोई रिएक्शन ही नहीं निकला, यानी शॉक में थे। बस अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बहुत बड़ी गलती कर दी नीचे आके, इससे उभर नहीं पाएंगे। एक सेकंड में दुनिया भर की चीजें दिमाग में घूम गई, पास्ट भी फ्यूचर भी, इसलिए प्रेजेंट को प्रोसेस करने में थोड़ी देर लग गई। हाथ पैर फूल रहे थे ये सोचकर कि अब क्या होगा। इसी असमंजस के चलते रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। अपनी सेंसेस में आते ही सब गड्ढे के पास जमा होकर सुभाष को आवाज लगाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मन में तो यही सोच रहे थे कि बस सुभाष कोई मजाक कर रहा हो। पर तभी अचानक कई सारे चमगादड़ गड्ढे से बाहर निकले, जिससे एक हल्का सा आइडिया तो लग गया कि गड्ढा काफी गहरा है, कोई मजाक नहीं चल रहा। और चमगादड़ों को देखकर ऊपर मौजूद टूर गाइड भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गड्ढे में पूरी तरह अंधेरा था, तो अंदर झांकने के लिए ये कैमरा के फ्लैश का यूज कर रहे थे, लेकिन इससे बात नहीं बनी। फ्लैश बस ऊपर ऊपर पड़ रही थी, और अगर ज्यादा झुकेंगे तो कोई और भी नीचे गिर सकता है। इसी बीच इनका पैर लगने से एक छोटा पत्थर गड्ढे में गिर गया, और नीचे गिरते हुए जैसे जैसे वो चट्टानों से टकरा रहा था, उस आवाज से इनका सारा वहम दूर हो गया। कितना भी झुक ले कुछ नहीं दिखेगा, गड्ढा
से ज्यादा डीप है। उन सबको आइडिया हो चुका था कि सुभाष अब नहीं रहा, लेकिन बोलना कोई भी नहीं चाहता। अभिलाष को बहुत गहरा सदमा लगा था, इसलिए वो तो बोले जा रहा था कि सुभाष चला गया। हालांकि और कोई ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था और ना ही अभिलाष चुप हो रहा था, तो मजबूरन उसे ऊपर ले जाना पड़ा। इसी बीच टूर गाइड नीचे आ गया और उसे देखकर इन्हें लगा कि वो कोई मदद करेगा, पर उसने तो साफ बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये शैतान का फैसला है, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना पंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे चले जाएं? कुछ तो कोशिश करनी होगी, बस अज्यूम करके तो नहीं जा सकते ना, जीवन भर पछतावा रहेगा। बस यही सोचकर आधा ग्रुप मदद लाने चला गया और आधा गड्ढे के पास ही रुका रहा। वो सब ऊपर जाकर एक फोटोग्राफर से मिले तो उसने कहा कि जाकर गार्ड को बताओ, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी गार्ड नहीं मिला। तब ये सब पहुंचे एक दुकानदार के पास। उसे बताया कि हमारा दोस्त गुफा के गड्ढे में गिर गया। तो दुकानदार ने भी यही बोला कि शोर मचाकर सीन मत बनाओ, चुपचाप अपने घर चले जाओ तो ही बेहतर है। दुकानदार की बेटी बोल रही थी कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन दुकानदार बोल रहा था कि अगर पुलिस आई तो और दिक्कत हो जाएगी। फिर भी वो माने नहीं। 3 लोग प्रसाद के पास पहुंचे, फिर कार में बैठकर निकल पड़े पुलिस स्टेशन की तरफ और उनमें से एक दुकानदार को गड्ढे के पास ले जाने लगा। पर जाने से पहले दुकानदार ने नींबू ले लिए भूतों से बचाव के लिए। हमने देख लिया कि लोकल्स उस गड्ढे से काफी डरते हैं या फिर पूरी गुफा से, क्योंकि अंग्रेजों ने उस गुफा को नाम दिया था द डेविल्स किचन, शैतान की रसोई, जो जाता है वापस नहीं आता। दुकानदार ने नीचे जाकर सबको नींबू दिए और तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो उन सबको बताता है कि आजादी के बाद से अब तक 13 लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं और उनमें से किसी एक को भी बाहर नहीं निकाला जा सका, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि ये गड्ढा 900 फीट से भी ज्यादा गहरा है। उन लोगों की लाश भी बरामद नहीं हो पाई। आखिरी बार 10 साल पहले एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा इस गड्ढे में गिरा था, तो सरकार ने सारी फोर्सेस को रेस्क्यू पर लगा दिया था, फिर भी उस बच्चे को नहीं निकाल पाए थे। मंत्री ने 15 लाख का इनाम भी रखा था कि अगर पूरी बॉडी नहीं तो कम से कम बच्चे की एक हड्डी निकाल दो क्रियाक्रम के लिए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जब किसी मंत्री का बस नहीं चला तो तुम तो हो ही कौन। अब कुछ नहीं हो सकता, बस भूल जाओ और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। यहाँ पर हमें इन सब के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये सब लुका छुपी खेलते थे। तब भी सुभाष ऐसी जगहों पर छुपता था कि उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाता था। मतलब कि वो बचपन से ही खुद को तंग जगहों में शांत रखना जानता है, समझे। उधर वो चारों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, पुलिस ने उल्टा उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR कर दी कि तुमने खुद अपने दोस्त को धक्का देकर मारा और अब यहाँ पर आकर नाटक कर रहे हो। जैसा कि लोकस ने कहा था, पुलिस को बताओगे तो और दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि गुफा के अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे पहले तो वही एक क्राइम हो गया। इधर ये सब बैठकर दुकानदार की बातें सुन रहे थे, पर इन्हें ये नहीं पता कि बारिश इनके लिए कितना बड़ा संकट है। वो भी जल्दी पता चल गया जब पानी उस गड्ढे की तरफ जाने लगा। असल में बारिश का सारा पानी उसी रास्ते से नीचे आ रहा था जिससे ये आए थे। ऊपर का भी सारा पानी गुफा के अंदर आ रहा था, क्योंकि ये रास्ता पानी ने ही बनाया। पानी ने ही चट्टान चीरकर ये दरारें बनाई, जिनके थ्रू सारा पानी इस गुफा में आता है और फिर इस गड्ढे के अंदर चला जाता है। यानी ये नेचुरल ड्रेनेज है। तो सुभाष की जान के लिए और बड़ा खतरा आ गया। अगर सुभाष वैसे नहीं मरा होगा तो शायद पानी में डूबने से मर जाएगा, ऐसा वो सब सोच रहे थे। अब वो पानी को रोकने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब चट्टानें नहीं रोक पाई तो ये कैसे रोक देंगे। सीजू तो गड्ढे के एकदम पास ही लगा पड़ा था, क्योंकि सुभाष को यही लेकर आया था, वो भी उसकी माँ को भरोसा देकर, वरना सुभाष तो इस ट्रिप का हिस्सा था ही नहीं। और सुधी एकदम फ्रीज होकर खड़ा था, क्योंकि गुना के देखने का विचार इसी का था, वरना ये तो अच्छे भले वापस जा रहे थे और यही इन सबको नीचे लेकर आया था, बल्कि एकदम अंदर तक लेकर आया था। तो सीजू और सुधी की अपने आप से भी जंग चल रही है, दोनों ही पछतावे में है। खैर सभी ने काफी कोशिश की, लेकिन पानी को रोकना व्यर्थ साबित हुआ। तभी फोटोग्राफर भी नीचे आ गया, साथ में गार्ड को लेकर। गार्ड उन सबको बोल रहा था कि यहाँ से निकलो, क्योंकि उसकी जॉब को खतरा हो जाएगा। पर तभी सुधी जाकर गड्ढे के सामने लेट गया और उसे देखकर बाकी सब भी चारों तरफ लेट गए। इतने में ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी, तो सब इंस्पेक्टर को भी एक्शन लेना ही था। उसने कांस्टेबल को उन चारों के साथ भेज दिया कि जाकर पता करो हुआ क्या है, और खाना पूर्ति के लिए रस्सी और टॉर्च भी लेकर जाना। लेकिन कांस्टेबल एकदम चिल मोड में था। कार को ठेके के पास रुकवाकर उसने बोला कि जाकर 2 क्वार्टर लाओ, पानी और ग्लास लाओ, सिगरेट का पैकेट भी लाओ और माचिस मत भूलना। अब ये भी क्या बोलते, चुपचाप ले आए। पर इनका सवाल ये था कि अभी रस्सी भी तो लेनी है। कांस्टेबल कहता है कि आगे मिल गई तो ले लेंगे। इनके लिए एक एक सेकंड भारी है और कांस्टेबल तो बारिश के हिसाब से मूड सेट करने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ये सब नदी में नहाते थे। सुभाष पानी में जाने से डरता था, फिर भी हिम्मत करके वो पानी में कूदा और यहाँ पर खतरनाक ट्रांजिशन हो गया उस टाइम पे जब वो गड्ढे में गिरा था। यहाँ पर एकदम अच्छे से दिखाया गया कि कैसे चट्टानों से टकराते हुए वो नीचे गिरा था और बॉडी इतनी ज्यादा रगड़ी कि सारे कपड़े फट गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पूरा नीचे नहीं गिरा, यानी एकदम गहराई तक नहीं गया,
किस्मत से एक लेज पर अटक के रुक गया, लेकिन अभी बेहोश है। फिर भी ऐसी पोजीशन में है कि अगर होश आने पर जरा सा भी हिला तो सीधा नीचे जाएगा, रुक पाने का कोई चांस ही नहीं है। टाइम की इतनी कमी है और कांस्टेबल बोल रहा है कि गाड़ी धीरे चला, मेरी दारू गिर जाएगी। आखिर में प्रसाद ने बोल ही दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कांस्टेबल कहता है कि चिंता मत कर, तेरा दोस्त जिंदा नहीं बचेगा, कोई बचकर निकला हो गुना केव का ऐसा इतिहास ही नहीं है। जल्दी ये सब भी गड्ढे के पास पहुंच गए। जाते ही कांस्टेबल ने बस टॉर्च मारी और फिर बोला कि चलो निकलो यहाँ से, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं था, तो कांस्टेबल उन्हें पीटने लगा। तो दुकानदार को बीच में बोलना पड़ा। कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई, फिर भी वो हिले नहीं। कांस्टेबल बार बार यही बोल रहा था कि अपने घर चले जाओ, लेकिन घर किस मुंह से जाएं? सुभाष की माँ को क्या जवाब देंगे? उनके आंसू देखकर कांस्टेबल को यकीन हो गया कि ये अपने दोस्त को धक्का नहीं दे सकते, ये तो उसे छोड़कर भी नहीं जा रहे। उन्होंने फिर से सुभाष को पुकारना शुरू किया और उनकी आवाज सुनकर सुभाष होश में आ गया। पूरी तरह खून और कीचड़ से कवर था और हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, बस दर्द के मारे रो रहा था। और वही आवाज इन सब ने सुन ली। फाइनली इन्हें पता चल गया कि सुभाष जिंदा है, सिर्फ इनके रुकने की जिद के चलते। अगर चले जाते तो सच में सुभाष को धक्का दे देते, और अब उसे निकालने के लिए ये पूरी जी जान लगा देंगे। इतनी मोटिवेशन बहुत है, दिमाग पूरा पॉजिटिविटी से भर चुका है। शायद बारिश ने भी नुकसान के बजाय इनकी मदद की है। सुभाष के ऊपर पानी गिरा, शायद तभी वो होश में आ पाया। आसपास वाले भी हैरान थे कि ये तो चमत्कार हो गया, सुभाष जिंदा है। ये न्यूज जैसी फैली, कार्रवाई और तेज हो गई। पुलिस इंचार्ज भी सीन पर आ गया, साथ में फायर ब्रिगेड भी। लेकिन इंचार्ज ने साफ निर्देश दे दिए कि बस फॉर्मेलिटी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गुफा में अगर कोई मरने जाता है तो हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? फॉर्मेलिटी के हिसाब से उन्होंने गड्ढे में रस्सी फेंक दी। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है कि इतना नीचे गिरने के बाद सुभाष इस हालत में तो होगा नहीं कि रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाए। यही बात बॉयस ने उठाई कि तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक एक पल कीमती है जिसे तुम गंवा रहे हो। ये सब करने के बजाय तुम्हें नीचे जाना चाहिए, तभी उसकी जान बच पाएगी। बस ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर बरस पड़ा। लेकिन लोकल्स भी यही बात बोल रहे थे, तो इंचार्ज ने दबाव में उनकी बात मान ली। सारा सेटअप तैयार किया गया, लेकिन कोई भी गड्ढे के अंदर जाने को तैयार ही नहीं था, न डिपार्टमेंट के लोग ना ही लोकल्स, क्योंकि अगर ये मर गए तो इनके परिवार उजड़ जाएंगे। अब फ्लैशबैक के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि सीजू बचपन से इस ग्रुप का सेवियर है। ऐसे मौके पर हमेशा वही आगे आता है, तो आज कैसे पीछे रह जाएगा? सुभाष को वो अपनी जिम्मेदारी पर लाया था, इसलिए अब उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उसी ने ले ली। पहले तो पुलिस वाले नहीं माने, क्योंकि एक आदमी पहले से फंसा है, ऊपर से दूसरे को फंसा नहीं सकते। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो आखिर में उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि सीजू के पीछे सुधी भी तैयार था। सीजू को सब कुछ बताया गया कि कैसे सुभाष को रस्सी में बांधना है, लेकिन उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था। उसने बोला पहले नीचे पहुंच जाऊं फिर सोचूंगा। बिना ज्यादा सोचे वो सीधा गड्ढे में उतर गया। धीरे धीरे रस्सी को लूज किया जा रहा था, जिससे वो आराम से नीचे उतर रहा था। लेकिन रास्ता एकदम सीधा नहीं था, चट्टानें उबड़ खाबड़ थी, जिनके बीच से बड़ी सावधानी से निकलना था। और जैसे जैसे नीचे पहुंच रहा था, कम्युनिकेशन बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से क्या बोला जा रहा है वो नीचे तक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, और सीजू क्या बोल रहा है वो ऊपर तक ठीक से नहीं पहुंच रहा। रस्सी टाइट करनी है, लूज करनी है, या सीजू को घबराहट हो रही है, ऊपर आना है, ये सारे मैसेज एक दूसरे तक नहीं पहुंच रहे। फिर भी जैसे तैसे भगवान भरोसे काम चल रहा था। सीजू अपने दोस्त को बचाने उतरा है, तो वापस ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। बड़े ध्यान से बच बच कर वो नीचे उतरता रहा। रास्ते में चमगादड़ भी मिले, पर रुका फिर भी नहीं। ऐसे ही इतना नीचे पहुंच गया कि रस्सी खत्म हो गई, और अभी तक सुभाष दिखा नहीं। रस्सी तो और भी जोड़ दें, लेकिन दिक्कत यह है कि रस्सी 120 फीट की थी। अगर सीजू इससे नीचे गया तो उसे भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होंगे। अब और कुछ हो नहीं सकता, सीजू को वापस ऊपर खींचना होगा। लेकिन सीजू इसके लिए तैयार नहीं था। वो बोला कि अगर रस्सी को खींचा तो मैं रस्सी खोल दूंगा। अपने दोस्त के इतने पास आकर अब मैं उसके बिना ऊपर नहीं आने वाला। उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तभी एक लोकल बताता है कि भगवान की कृपा से बारिश का पानी अंदर गया है, तो ऑक्सीजन भी जरूर होगी। हालांकि सुभाष भगवान को नहीं मानता। खैर आखिर में और रस्सी जोड़ दी गई, जिसके चलते सीजू सुभाष के पास पहुंच गया। अब रस्सी बांधने का टाइम था, लेकिन सही तरीका उसे याद नहीं, तो जैसे तैसे उसने रस्सी बांधी। फिर सुभाष को उठाने लगा तो सुभाष ने उसका गला पकड़ लिया। वो अपने होश में नहीं था। देखते देखते वो बेहोश होकर नीचे फिसल गया। उसके साथ सीजू भी गया, और सीजू के साथ रस्सी पकड़े हुए लोग भी जा रहे थे। वो तो सब ने मिलकर किसी तरह मामला संभाल लिया, वरना कई जाने जाती। अब मंजूमल बॉयज रस्सी को खींच रहे थे। ऐसा ही कंपटीशन इनका मूवी के स्टार्ट में हुआ था, और जिस गैंग से हुआ था वो थे असली मंजूमल बॉयज। नीचे सीजू ने किसी तरह सुभाष को खींच कर संभाला। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा, लेकिन बीच में एक बड़ी सी चट्टान थी, जिसे पार कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। रस्सी उसके बीच में फंस चुकी थी, और जब जोर लगाकर रस्सी को खींचा जाता तो सीजू का सर चट्टान
चट्टान में लगता। और सीजू सुभाष को संभाले या रस्सी को खींचकर साइड करे, उसकी पकड़ भी छूट रही थी। तभी अभिलाष आकर बोला कि रस्सी को थोड़ा लूज करके हिलाओ। उसकी बात मानी तो रस्सी निकल गई और वो दोनों सही सलामत ऊपर आ गए। हर कोई हैरान था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि आज से पहले किसी की लाश भी बरामद नहीं हो पाई थी। आज एक आदमी को जिंदा निकाल लिया गया। सुभाष को आग के पास बैठाकर उसे पानी पिलाया, तभी लोग आकर उसका आशीर्वाद लेने लगे। वो मौत के मुंह से बचकर आया इसलिए। फिर उसे पास के क्लिनिक में ले जाकर फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उसे मंजूमल के हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया। सारे दोस्त अपने अपने घर पहुंचे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, बस ये झूठ बोल दिया कि सुभाष किसी कुएं में गिर गया था। सुभाष की मां ने सीजू को खूब सुनाई कि इतना बड़ा हो गया है, शादी करके अपना घर बसा ले, इन बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है। सीजू चुपचाप सुनता रहा, कुछ भी नहीं बोला। जल्दी सुभाष को घर ले आए, लेकिन अब भी वो ट्रॉमा में था। रात रात भर वो सो नहीं पा रहा था, उसे वही सब दिखाई देता। आंखें बंद करने से वो डरने लगा था। इसी के चलते उसकी थेरेपी स्टार्ट की गई, जिससे थोड़ा आराम मिला। सीजू सुभाष से दूर हो गया, उसका रिश्ता भी तय हो गया, लेकिन सुभाष की मां ने उसे माफ नहीं किया। फिर कुछ टाइम बाद एक लोकल आदमी तमिलनाडु गया तो वहां के अखबार से उसे पता चला कि सीजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुभाष की जान बचाई। ये खबर सुभाष की मां को पता चली तो वो सीधा जाकर सीजू के गले लगकर रोने लगी। हर कोई सीजू की बहादुरी के बारे में जान गया। फिर उस गड्ढे को भी कवर कर दिया गया और 2 साल बाद सीजू को जीवन रक्षा पदक मिला। फिल्म के एंड में असली मंजूमल बॉयज की ट्रिप वाली फोटोज दिखाई गई हैं, जिन्हें इस फिल्म के अंदर रिक्रिएट किया गया। बस इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। तो मूवी देखकर यकीन ही नहीं होता कि जो काम करने के लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स भी डर रहे थे, वो काम एक आम से बंदे ने कर दिया। लेकिन किया है, ये तो सच है। मलयालम सिनेमा काफी कुछ ट्राई कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है। ये मूवी उसी का एग्जाम्पल है। इसने कई रिकॉर्ड्स बनाए। 20 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 242.3 करोड़ कमाए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। पहली मलयालम मूवी है जिसने 200 करोड़ से ज्यादा कमाए, यानी आज तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मलयालम मूवी बन चुकी है। 2024 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मलयालम मूवी है अभी तक, और 2024 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवीज में से भी एक है। तीसरे नंबर पर है पूरे इंडिया में। कुछ ये रियल इवेंट पर बेस्ड है तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज भी काफी अच्छी थी। कई सारे अच्छे सीक्वेंसेस में डाले गए। इसे 101 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये मूवी गुना केव्स के अंदर शूट नहीं हुई, बल्कि गुना केव जैसा एक पूरा सेट तैयार किया गया था, जिसके अंदर इसकी शूटिंग हुई, और देखकर कोई बता ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कमल हसन और गुना फिल्म के डायरेक्टर सांथना बराती ने भी इस बात की तारीफ की है कि सेट किस हद तक रियल लगता है। अब आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। दुनिया के कोने कोने की सर्वाइवल थ्रिलर्स आप देख चुके हो तो जज करना काफी आसान होगा, और इंडियन मूवीज ने पूरी मौज कर रखी है। एक वश आ गई, एक ब्रह्मयुगम आ गई, एक सर्वाइवल थ्रिलर भी आ गई, तुम्बाड़ कल्ट क्लासिक बन चुकी है, आमिस बन रही है। अब और क्या देखना चाहते हो वो बताओ, और किस टाइप की मूवी बननी चाहिए इंडिया में, आपका क्या ख्याल है। मुझे तो कोई रोड थ्रिलर देखनी है, जॉय राइड जैसी। आपको क्या चाहिए वो बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन की गहराइयों तक पहुंच सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।